हर चुनाव की अपनी एक कहानी होती है, एक जमीन होती है, कुछ लोग होते हैं और उनकी उम्मीदें होती हैं। चलिए आज उत्तराखंड के एक विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग चलते हैं और समझते हैं कि जमीनी स्तर पर एक जनादेश कैसे तैयार किया जाता है। ये कर्णप्रयाग है। तस्वीरों में ये जगह जितनी खूबसूरत है, जमीन के नीचे उतनी ही बेचैनी है। यहाँ की जमीन दरक रही है, घर असुरक्षित हो रहे हैं और यही डर, यही चिंता यहाँ की राजनीति की दिशा तय कर रही है। किसी भी जगह के सियासत को समझने के लिए पहले उसकी मिट्टी और लोगों के मन को समझना जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले कर्णप्रयाग के माहौल को समझते हैं। तो क्या है कर्णप्रयाग की पहचान? ये एक ग्रामीण पहाड़ी इलाका है। लगभग 1 लाख वोटर हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक डर है, एक बहुत बड़ी शिकायत है, भू धसाव। इसके अलावा टूटी फूटी सड़कें और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जो लोगों के वोट देने के फैसले पर सीधा असर डालते हैं। जमीन से उठते संकेत तो हमने देख लिए। अब देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि नंबर्स वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो राजनीतिक बदलाव की एक साफ कहानी बताते हैं। 6715 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2022 में जीत और हार के बीच का फासला था। ये आंकड़ा विपक्ष के सामने खड़ी चुनौती के पैमाने को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर इसे वोट शेयर में देखें तो सत्ताधारी पार्टी को मिले करीब 49% वोट, जबकि विपक्ष को लगभग 38%, यानी सीधा सीधा 11% से ज्यादा का फासला। ये एक बहुत ठोस बढ़त है। लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। ये टेबल देखिए, 2012 में कांग्रेस जीती थी और वो भी सिर्फ 227 वोटों के मामूली अंतर से। तो फिर 2017 में ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल ही पलट गया? ये देखिए 2017 का वो बड़ा बदलाव। भाजपा का वोट शेयर लगभग 17% से उछलकर सीधा 52% पर पहुंच गया, 3 गुना से भी ज्यादा। यही वो निर्णायक मोड़ था जिसने यहाँ की राजनीति की दिशा ही बदल दी। तो आखिर इस पूरी तस्वीर को समझे कैसे? इसके लिए हम इस राजनीतिक स्थिति को 4 अलग अलग नजरियों से देखेंगे। ये हमें एक 360 डिग्री व्यू देगा। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नजरिए से, मतदाता का नजरिया, एक आम इंसान का। उनकी रोज की जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी उम्मीदें और मुश्किलें क्या हैं। लोगों की चिंताएं बहुत साफ हैं। घरों में दरारें आ रही हैं, सड़कें खराब हैं, युवाओं के पास नौकरी नहीं है इसलिए वो पलायन कर रहे हैं, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों की कमी है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये उनकी रोज की लड़ाई है। अब आते हैं चैलेंजर पर, कांग्रेस के उम्मीदवार। उनके सामने क्या चुनौती है और उन्हें मतदाताओं के सामने अपनी कहानी किस तरह रखनी होगी? मुकेश नेगी, एक नया चेहरा, साफ छवि, ये उनकी ताकत है। स्थानीय मुद्दों की समझ भी है, लेकिन वो सत्ता में नहीं है। 2022 का चुनाव हार चुके हैं और पार्टी का संगठन भी उतना मजबूत नहीं है, तो उनके लिए राह आसान नहीं है। और जब कोई नेता जनता से जुड़ने निकलता है तो ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र का मतलब ही है एक जिम्मेदार संवाद। हर एक नागरिक की बात, उनकी चिंताओं को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ सुनना, यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है। आप सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा। उनकी क्या स्थिति है, उनकी ताकतें क्या हैं और कमजोरियां क्या हो सकती हैं? देखिए, उनके पास अनुभव है, सत्ता में होने का फायदा है और पार्टी का ब्रांड भी मजबूत है। लेकिन भू धसाव जैसे बड़े स्थानीय मुद्दे पर नाकामी एक बड़ी कमजोरी है। और ये भी गौर करने वाली बात है कि पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर गिरा था। एक चैलेंजर इन्हीं दरारों का फायदा उठा सकता है। और आखिर में इस सब के ऊपर है राज्य और देश का माहौल, क्योंकि कोई भी स्थानीय चुनाव बाहरी कारकों से अछूता नहीं रह सकता। तो इन चारों नजरियों से जो तस्वीर उभरती है, आइए उसे एक स्वॉट एनालिसिस में डालकर देखते हैं। यानी चैलेंजर के लिए क्या ताकतें हैं, क्या कमजोरियां, क्या मौके और क्या खतरे। तो सार ये है, कांग्रेस के पास 2012 की जीत का इतिहास है और कुछ समुदायों का समर्थन भी, लेकिन लगातार हार और कमजोर संगठन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मौका क्या है? भू धसाव पर लोगों का गुस्सा, और खतरा भाजपा का मजबूत ब्रांड और संगठन। ठीक है, चुनौती बिल्कुल साफ है। अब बात करते हैं समाधान की। एक ब्लूप्रिंट, एक 90 दिन की ठोस और व्यावहारिक रणनीति जिससे ये जनादेश वापस जीता जा सकता है। ये एक पूरी टाइमलाइन है। पहले 30 दिन जमीन पर रिसर्च और लोगों को जोड़ने में, फिर अगले 15 दिन मुद्दा आधारित अभियान शुरू करने में,
और फिर धीरे धीरे इस संदेश को बूथ लेवल तक ले जाना और आखिरी हफ्तों में पूरी ताकत झोंक देनी है। तो शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले जनसुनवाई, सीधा उन परिवारों के बीच जाकर उनकी तकलीफों को डॉक्यूमेंट करना, फिर स्थानीय शिक्षकों, पंचायत नेताओं को जोड़ना और उसके बाद इस संकट से निपटने के लिए एक औपचारिक ठोस प्लान सामने रखना। और इस पूरी जटिल रणनीति को एक नारे में पिरोया जा सकता है, एक सरल लेकिन शक्तिशाली नारा जो सीधा लोगों के दिल और दिमाग से जुड़ता है, जमीन बचाओ, गांव बचाओ। लेकिन जब कोई अभियान लोगों से इतना गहरा जुड़ता है, उनका डेटा इकट्ठा करता है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, उनकी निजी जानकारी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करना। ये उनका मौलिक अधिकार है और इसका पालन करना अनिवार्य है। अब हम चुनाव जीतने से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली मकसद सिर्फ सियासत नहीं बल्कि शासन है, एक प्रभावी और जवाबदेह शासन। और आखिर में सवाल यही है, वोटों की गिनती के बाद एक नेता लोगों का विश्वास कैसे बनाए रखता है, अपने वादों को जमीन पर कैसे उतारता है? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।